हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी में। मैं आज आप लोगों के लिए सीटेट का एग्ज़ाम देखते हुए सीटेट अप्लाई फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आगे एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें इन्वायरमेंट पूछा जाएगा और यूपी टेट में भी इन्वायरमेंट पूछा जाता है। तो यहाँ से 30 नंबर का इन्वायरमेंट बनता है और 30 नंबर का किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बताऊंगा और इसमें कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सी टेट में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए तो आज शुरू स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। आज बात करें कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण शब्द हिंदी दो शब्दों से मिलकर बनता है। मतलब कि हिंदी के दो ऐसे शब्द हैं जिनसे पर्यावरण मिलकर बना है। पर प्लस आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, पर्यावरण का मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ। मतलब इसका अर्थ होता है चारों तरफ से घेरना। मतलब कि पर्यावरण का वो, हाँ, जो पर्यावरण शब्द हिंदी जो दो शब्दों से मिलकर बना था, पर प्लस आवरण, अगर इसे जोड़ें तो पर प्लस आवरण से, तो परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ। ठीक है, तो ये हुआ। आगे चलते हैं। और ये पर्यावरण को हम कहते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट शब्द का उदय कहाँ से हुआ है और कहाँ से ये क्वेश्चन वो एनवायरनमेंट आया। तो एनवायरनमेंट शब्द आया है फ्रेंच भाषा से। कहाँ से आया है? फ्रेंच भाषा से आया है। और शब्द ये लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है एनवायरनमेंट। और ये जो फ्रेंच भाषा का जो शब्द था एनवायरन, ये था एनवायरनमेंट से हुआ है, और जिसका अर्थ होता है घेरा हुआ। ठीक है, घेरा हुआ। और अगर बात करें कि हमारे पर्यावरण के चारों ओर से भौतिक, रासायनिक तथा जैविक से घिरा हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें आगे की, तो पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट होता है। मतलब कि पर्याय इन्वायरमेंट होता है। और इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर से हुआ है। एनवायरोनेर से हुआ है, एनवायरोनेर से, जिसकी अर्थ होता है पड़ोस। मतलब कि ये दूसरी भाषा है। ठीक है, मैंने दो भाषाओं को लिखा है। एक भाषा लिखी थी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट शब्द का उदय फ्रेंच भाषा से हुआ था, और एनवायरोनेर से हुआ है। ठीक है, फ्रेंच भाषा किस शब्द से हुआ है? एनवायरोनेर से हुआ है, जिसका अर्थ है घेरा हुआ। ठीक, और मतलब कि घेरा हुआ या चारों ओर। अतः बात करें कि हमारे पर्यावरण की, तो पर्यावरण का चारों ओर से भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं से घिरा हुआ है। और दूसरी भाषा की अगर हम बात करें तो दूसरी भाषा पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से एनवायरोनेर से हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है पड़ोस। ठीक, अब बात करें कि पर्यावरण की डेफिनेशन, पर्यावरण की परिभाषा क्या कहलाती है। पर्यावरण की परिभाषा की अगर हम बात करें तो पर्यावरण की परिभाषा क्या कहलाती है भाई, चलिए देखते हैं। पर्यावरण की परिभाषा कहलाती है कि हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सॉरी गाइस, एक मिनट, फिर से वहीं से पहुंचते हैं। चलिए, ये तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो हमारे सी टेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जे.एस. रॉस के अनुसार, जे.एस. रॉस ने कहा था कि पर्यावरण या वातावरण वह वाह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, जे.एस. रॉय के अनुसार। ठीक, एनवायरमेंट जैविक
और अजैविक व्यवस्थाओं में घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच के संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इन्वायरमेंट है सी टेट का, यूपी टेट का, वो मैं आपको इसी तरीके से पीडीएफ के माध्यम से ही बताऊंगा। हिंदी में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। जो मैं सामने पढ़ाऊंगा, मैं आपको दिखाई दूंगा, बोर्ड पर मैं पढ़ाऊंगा हिंदी, ठीक है। और इन्वायरमेंट में आप लोगों को इसी राइटिंग में मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा। धीरे धीरे सारी वीडियो आएंगी। और एसएससी जीडी एवं यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, तो हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें। और आज आशीष सर ने वीडियो बनाई थी रीजनिंग की, बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया है। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात करते हैं इसकी। तो मैंने कहाँ तक बता दिया, चलिए यहाँ तक। ये इन्वायरमेंट जैविक अजैविक व्यवस्थाओं में घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे के प्रभावित करते हैं। अतः पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। भाई ये पारिस्थितिकी से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है सी टेट यूपी टेट में। भाई जैविक और अजैविक घटकों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं। तो इसके बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। ये बात हमको ध्यान रखनी है, आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बात करें तो पर्यावरण के घटक की बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण के घटक की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के घटक कितने होते हैं भाई? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को 2 बताने हैं। कितने बताने हैं प्यारे दोस्तों? 2 बताने हैं। तो 2 कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक, अजैविक घटक, ठीक है। जो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब जैविक और अजैविक होते कौन से हैं? अगर जैविक की बात करें तो जिनके अंदर जान पाई जाती है, जिनके अंदर सांस पाई जाती है, जो सांस ले सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक जिनके अंदर सांस नहीं होती है, मतलब कि जो जीवित नहीं होते हैं, ठीक है, जीवित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अजैविक कहलाते हैं। और जीवित होते हैं, जीवित जीव जंतु वो क्या कहलाते हैं? जैविक कहलाते हैं। जैसे जीव की बात करें तो वनस्पति, जंतु, अपघटन और पशु, ठीक है, ये क्या है? आपके जैविक में पहुंच जाएंगे। अजैविक की बात करें तो महाद्वीप, ठीक है, और महासागर। महाद्वीप और महासागर में महाद्वीप की अगर बात करें तो पहाड़, मैदान, मरुस्थल, ठीक है। और महासागर की बात करें तो सागर, नदी, झील, ये सब किस में आएंगे? अजैविक में आएंगे और ये जैविक में आएंगे, ठीक है भाइयों दोस्तों। ये आपको लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण से क्या बना? परितंत्र बना, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, चलिए ये क्या बना? पर्यावरण। पर्यावरण से क्या बना? परतंत्र बना। और परतंत्र से, परतंत्र को हम 2 जगह बांट दिया, किसमें? एक तो अजैविक और एक जैविक में, ठीक है। 2 जगह बांटा, जैविक और अजैविक में। जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। ये घटक तो आप लोगों को मालूम ही होंगे, 2 घटक मैंने बताए थे, जैविक व अजैविक घटक, ठीक है। अब अजैविक घटक में क्या क्या आता है? जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक को कहते हैं एबायोटिक और जैविक घटक को कहते हैं बायोटिक। पारितंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम और पर्यावरण को कहते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। अब बात करें मृदा की, मतलब मृदा मतलब मट्टी। मट्टी जो होती है, मिट्टी को सोइल बोलते हैं, ठीक है। सोइल बोलते हैं, भूमंडल में मिलती है मट्टी भूमंडल में, जहाँ हम निवास करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में ईयर मतलब कि हवा, ठीक है। वायु, वायुमंडल में क्या मिलेगी आपको? वायु मिलेगी, ठीक है। अब बात करें जलमंडल, तो जलमंडल में क्या मिलेगा आपको? जल मिलेगा, मतलब कि वाटर मिलेगा, ठीक है। अब बात करें जैविक घटक की, तो जैविक में क्या मिलेगा आपको? पौधे मिलेंगे। पौधे को हम कहते हैं प्लांट्स, ठीक है।
और पशु जो होते हैं, पशु को कहते हैं एनिमल्स, और सूक्ष्म जीवों को कहते हैं माइक्रो बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रो बैक्टीरिया ये सूक्ष्म जीव के होते हैं। अब बात करें आगे की, तो जीवों का वर्गीकरण, बात करें जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, इस वीडियो को, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे भाई बहन जो भी हैं पढ़ने वाले, उनको सीटेट का इन्वायरमेंट पर मतलब कि पर्यावरण नोट्स भी प्राप्त हो सकें और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई भी मिल सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है भाई बहन, मिलकर शेयर करें, भाई बहन मिलकर शेयर करें इस वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इस जीवों के वर्गीकरण की परिभाषा की बात करें तो हम परतंत्र में जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों को अपनी खाद्य आदतों और उनकी निर्जीव वस्तुओं और भौतिक वातावरण पर निर्भरता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। हम जीवों को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, मतलब कि अगर बात करें इसकी, तो इसमें हम परतंत्र में जंतुओं, पौधों तथा सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, उनके खाद्य आदतों की, उनकी निर्जीव वस्तुओं और भौतिक वातावरण पर निर्भरता के आधार पर, मतलब कि भौतिक वातावरण पर निर्भर जो होते हैं, जो अलग अलग निर्भर होते हैं, बहुत वातावरण पर निर्भर करते हैं, उसके हिसाब से इन्हें वर्गीकृत किया गया है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये आपके 3 अपघटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो चलिए देखते हैं आगे। उत्पादक, उत्पादक होता क्या है? ठीक है, उत्पादक की अगर हम बात करें तो हरे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, प्राप्त, जो उत्पादक होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, खनिजों तथा हरित लवक नामक विशिष्ट लवण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये लवण होगा, यहाँ लवण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अतः पृथ्वी पर भोजन के उत्पादक हरे पौधे हैं। ठीक है, ये आया समझ में? उत्पादक होता क्या है भाई दोस्तों? तो हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण, मतलब कि सूर्य की जो रोशनी आती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसमें क्या 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 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, खनिज तथा हरित लवक, ठीक है, नामक विशिष्ट लवण की सहायता से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पृथ्वी पर भोजन के उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब बात करें आगे की, तो अब बात करते हैं उपभोक्ता। ठीक, उपभोक्ता होता क्या है, उपभोक्ता की बात कर लेते हैं। चलिए, उपभोक्ता जीव जो हरे पौधे उत्पादकों का भक्षण करते हैं, मतलब कि खाते हैं, उपभोक्ता समूह में आते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और परपोषी परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। परपोषियों में शाकाहारी जो जीवित पौधों और उनके उत्पादकों का उपयोग से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और मांसाहारी जो जीवित जंतुओं से उपयोग से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए ये कैसा होता है, कैसे निर्भर होते हैं? दूसरे शब्दों में हम उपभोक्ता को शाकाहारी एवं मांसाहारी और सर्वाहारी और परजीवी जैसे समूह में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, कैसे? सब दूसरे शब्दों में मैंने बताया, उपभोक्ताओं को शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी जैसे समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो अपने खाद्य पदार्थों के प्रकार आधार पर उपभोक्ताओं को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 3 समूह कौन कौन से हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता होते क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता की करें तो कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, और द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर, और तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो तृतीय
कंज्यूमर। ठीक, अब बात करें आगे की, तो प्राथमिक उपभोक्ता है क्या? चलिए, प्राथमिक उपभोक्ता है क्या? तो प्राथमिक उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो उत्पादकों या हरे पौधों एवं उनके उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे टिड्डा, कीट, गाय, खरगोश, पशु। ये प्राथमिक उपभोक्ता होता क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता आपने देखा होगा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो उगते हैं, जिनमें नीचे से पानी मिलता है, ऊपर से सूर्य की रोशनी मिलती है, जो हरे पेड़ पौधे में उगते हैं, उनको कौन खाता है? कीट खाते हैं, मतलब टिड्डा खाता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, गाय खाती है, खरगोश खाता है, भैंस खाती है। ठीक है, इस तरीके से भैंस, खरगोश, गाय, बकरी, ये चीज क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, ये क्या खा रहे हैं? हरी घास, हरे पेड़ पौधे खा रहे हैं। ठीक है, अब बात करें द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीय उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो टिड्डा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें कौन खाता है? मेंढक खा जाता है भाई। और गाय को कौन खा जाता है? कुत्ता भी खा लेता है, सियार भी खा लेता है। ठीक है, और खरगोश की बात करें तो खरगोश को कुत्ता भी खा लेगा, सियार भी खा लेगा। ठीक है, ऐसी तरीके से बकरी की बात करें तो बकरी को कुत्ता भी खा जाएगा और सियार भी खा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुए? द्वितीय उपभोक्ता हुए। अब बात करें तृतीय उपभोक्ता की, तो तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? वे उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, द्वितीय, जैसे अब जो मैंने द्वितीय उपभोक्ता में बताया था मेंढक, तो मेंढक को कौन खा जाएगा भाई? सांप खा जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सांप और सियार, कुत्ता, ये अगर मर जाएं तो इनको कौन खाता है? गिद्ध खा जाता है भाई। ठीक है, इनका शिकार कौन करता है? गिद्ध करता है। इस तरीके से हुआ तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, एक आता है सर्वाहारी। ठीक है, एक तो होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, और एक होता है सर्वाहारी, मतलब कि सबको नष्ट करने वाला। ठीक है, तो उच्च मांसाहारी, जो मांसाहारी थे मैंने वो बता दिए। अब बात आती है उच्च मांसाहारी या शीर्ष उपभोक्ता। उच्च मांसाहारी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, शीर्ष उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन्हें उच्च मांसाहारी की श्रेणी में रखने का मुख्य कारण यह है कि ये प्राणी सभी श्रेणी के जीवों को मारकर खा जाते हैं। इन्हें कोई भी जंतु मारकर नहीं खा सकता। ये जो जीव जंतु होते हैं इन्हें कोई भी मारकर खा नहीं सकता भाई। इन्हें बाघ, शेर, चीता कहते हैं। इनकी संख्या पिरामिड में कम है, मतलब कि ये कम होते जा रहे हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक में जुड़ते जा रहे हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब बात करी जाए तो अगर ये मर जाए, अगर इन्हें फेंक दिए जाए मर जाने के बाद में, तो इन्हें कौन खाएगा? तो इन्हें भाई सुना होगा आपने, मैंने किसी न किसी वीडियो में बताया होगा, कवक एवं शैवाल। ठीक है, कवक एवं शैवाल जो होते हैं वो आपका नष्ट करते हैं। और कवक और शैवाल होते कैसे हैं? जो छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इस तरीके के। ठीक है, इस तरीके के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं? इनको खा जाते हैं। ठीक है, इनको धीरे धीरे करके नष्ट कर देते हैं। ठीक, अब बात आती है अपघटक की। ठीक, अपघटक क्या कहता है कि अपघटक की प्रक्रिया एक जीव मृत्यु प्रारंभ होती है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का एक समूह जिसमें जिसमें जीवाणु और कवक आते हैं, वे जीव के अपशिष्ट पदार्थों व मूल अवशेषों को तोड़ते हैं। अतः इस सूक्ष्म जीवों को अपघटक भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया क्या कि अपघटक की प्रक्रिया एक जीव की मृत्यु प्रारंभ होती है। ठीक है, एक जीव की मृत्यु प्रारंभ होती है और सूक्ष्म जीवों का एक समूह है जिसमें जीवाणु एवं कवक एवं शैवाल, मैंने अभी बताया था, कवक एवं शैवाल आते हैं। वे जीव के अपशिष्ट पदार्थों एवं मूल अवशेषों को तोड़ते हैं। अतः इन सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं मतलब कि खा लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम उपभोक्ता को शाकाहारी एवं मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी जैसे समूह में वर्गीकृत
कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दें कि हाँ वाकई सर अच्छा लगा पढ़ने में। और आप लोग जब कमेंट करेंगे तो मैं हो सकता है इससे अच्छी भी वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि जो कमेंट आता है ना उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और लाइक जितना कर सको उतना लाइक करो, लाइक जब करते हो ना अच्छा लगता है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग और वीडियो को शेयर नहीं करते हो। शेयर कीजिए आप लोग, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।